तो ये कहानी है एक विचार के बनने की, एक महात्मा के जन्म की। तो सवाल ये उठता है कि मोहनदास नाम का एक नौजवान जो खुद को पढ़ाई में कोई बहुत होशियार नहीं मानते थे, वो इंसान आखिर महात्मा बना कैसे? एक ऐसा महात्मा जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी। चलिए साथ मिलकर इस कमाल के सफर को समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं होती, बल्कि उस जगह से होती है जहां एक बेइज्जती ने एक क्रांति की आग जला दी। ये दक्षिण अफ्रीका की वो भट्टी थी जिसने मोहनदास को तपाकर कुछ और ही बना दिया। सोचिए, एक नौजवान वकील है, आंखों में सपने लिए सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर विदेश जा रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 1 साल न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। और फिर वो रात आई, कड़ाके की ठंड में कांपती हुई एक रात, जब सिर्फ इसलिए कि उनका रंग अलग था, एक वैलिड टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये सिर्फ एक धक्का नहीं था, ये उनके ज़मीर पर लगी एक गहरी चोट थी। एक ऐसी चोट जिसने उन्हें रंग भेद की कड़वी सच्चाई का सीधा सीधा एहसास करा दिया। और बस उसी अपमान से जन्म हुआ एक ऐसे आइडिया का जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया, सत्याग्रह, यानी सच के लिए डटे रहना। ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने का कोई तरीका नहीं था, बल्कि ये तो नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की एक पूरी फिलॉसफी थी। और सबसे बड़ी बात, बिना हथियार उठाए। पता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल रहे थे। वो जगह उनकी कर्मभूमि बन गई। वहीं पर उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की नींव रखी, इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया ताकि अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सके। और तो और फीनिक्स फार्म जैसे आश्रम बसाए, जहां उन्होंने सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। देखा जाए तो भारत की आजादी की लड़ाई का जो रिहर्सल था ना, वो असल में यही हुआ था। 22 सालों के बाद अब एक बिल्कुल बदला हुआ गांधी एक नए युद्ध के मैदान में वापस लौटा, और वो मैदान था उनका अपना देश, भारत। अच्छा, भारत वापस आते ही वो सीधे पॉलिटिक्स में नहीं कूद पड़े। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने एक बहुत बड़ी सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर देश की सेवा करनी है ना, तो पहले देश को जानो तो सही। और गांधी जी ने उनकी बात गांठ बांध ली। अगले 2 साल तक उन्होंने एक आम हिंदुस्तानी की तरह ट्रेनों में सफ़र किया, गांव-गांव घूमे और भारत की असली आत्मा को महसूस किया, उसे समझा। और इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये सिर्फ रहने की कोई जगह नहीं थी, नहीं, ये तो एक लैब थी, एक प्रयोगशाला, जहां सच, सेल्फ रिलायंस और नॉन वायलेंस के एक्सपेरिमेंट्स होते थे। यहीं से, इसी आश्रम से भारत की आज़ादी के सबसे बड़े आंदोलनों की प्लानिंग होनी थी। तो अब वक्त आ गया था कि दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह का हथियार तैयार किया था, उसे हिंदुस्तान की जमीन पर आजमाया जाए। और जो रिजल्ट्स आए ना, वो कमाल के थे। सबसे पहले 1917 में चंपारण जाकर नील की खेती करने वाले किसानों को उनका हक दिलाया। फिर 1918 में अहमदाबाद पहुंचे और कॉटन मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। और उसी साल खेड़ा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, तो उनके लिए लगान माफी का आंदोलन किया। ये जो छोटी छोटी जीतें थी ना, इन्होंने पूरे देश को एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि सत्याग्रह काम करता है। अब जब छोटे छोटे इलाकों में ये तरीका काम कर गया, तो गांधी जी अब तैयार थे ब्रिटिश राज को नेशनल लेवल पर चैलेंज करने के लिए। उस वक्त माहौल बहुत गर्म था। पहले तो अंग्रेज ले आए रॉलेट एक्ट, एक काला कानून, और फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन सब वजहों से देश के लोगों का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। गांधी जी ने बस इसी गुस्से को, इसी एनर्जी को एक दिशा दी और शुरू किया असहयोग आंदोलन, जो भारत का पहला पैन इंडिया यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। लेकिन गांधी जी का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे क्रिएटिव हमला तो अभी बाकी था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के एक ऐसे कानून को तोड़ने की ठानी जो हर एक हिंदुस्तानी की जिंदगी पर असर डालता था, नमक का कानून। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एक जबरदस्त उदाहरण था सच में। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। सोचिए, 61 साल की उम्र का एक इंसान अपने कुछ साथियों के साथ 240 मील यानी करीब करीब 390 किलोमीटर्स पैदल चलने के लिए निकल पड़ता है। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये सोए हुए देश को जगाने की एक पुकार थी। 12 मार्च 1930 का दिन था।
साबरमती आश्रम से सिर्फ 78 लोगों का एक छोटा सा जत्था निकला। 24 दिनों तक वो लगातार चलते रहे और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते कारवां बड़ा होता गया। हजारों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और फिर आया 6 अप्रैल का दिन। दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने बस नीचे झुककर एक मुट्ठी नमक उठाया और उस एक मुट्ठी नमक ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। और फिर हम पहुंचते हैं 1942 में, आज़ादी की लड़ाई का आखिरी और सबसे बड़ा चैप्टर, भारत छोड़ो आंदोलन। इस बार गांधी जी का नारा एकदम साफ था, करो या मरो। ये अंग्रेजों के लिए एक सीधा और साफ मैसेज था कि अब बस भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। तो इस पूरे संघर्ष की लेगेसी क्या है? मतलब एक इंसान की जिद ने, उसकी लगन ने आखिर क्या हासिल किया? उनके इस योगदान को, उनके इस काम को पूरे देश ने पहचाना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा, मतलब एक महान आत्मा। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। और ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस इंसान के लिए करोड़ों दिलों से निकला हुआ सम्मान था, जिसने एक गुलाम देश को उसकी आवाज वापस दिलाई थी। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है कि एक अकेले इंसान के यकीन में, उसके विश्वास में कितनी ताकत हो सकती है? क्या सच और नॉन वायलेंस के लिए किसी एक इंसान की जिद सच में इतिहास का पूरा रुख बदल सकती है? गांधी जी की जिंदगी शायद इसी सवाल का जवाब है। सोचने वाली बात है ना?